Assalamu alaikum everyone, welcome to Vocabgram where you learn English with easy lessons. In this lesson we are going to learn different uses of having in English. Having बहुत confuse करता है स्टूडेंट्स को, ये अक्सर confuse करता है because ये different meanings में इस्तेमाल होता है, इसके different uses हैं इंग्लिश के अंदर, वो different uses और different meanings होने की वजह से अक्सर स्टूडेंट्स को confuse करता है. तो आज के बाद इंशाल्लाह आपको ये नहीं confuse करेगा क्योंकि इसके 7 different जो uses हैं उनको मैं इस लेसन में बहुत easy explanation के साथ explain कर दूंगी. आपको दोबारा कभी जिंदगी में हैविंग जो है वो कंफ्यूज नहीं करेगा इंशाल्लाह. देखिए, आप ना एक चीज ध्यान में रखें, जो इंग्लिश ग्रामर है ना उसमें आप सिर्फ बेसिक्स को समझा कीजिए. वंस बेसिक्स आर क्लियर्ड यू स्टार्ट मेकिंग सेंटेंसेस ऑन योर ओन. ठीक है, आप जब बेसिक्स आपको क्लियर हो जाती है ना तो उसके बाद आप खुद खुद ब खुद इस जो सेंटेंसेस है वो बनाना शुरू कर देंगे. ठीक है, तो चलो जी शुरू करते हैं. जैसे कि इसका पहला जो यूज है वो है हैविंग प्लस V3. V3 क्या होता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म. ठीक है, तो अगर हैविंग आप किसी सेंटेंस में देखते हैं और राइट आफ्टर दैट जो है आपको वर्ब की जो है वो थर्ड फॉर्म नजर आ रही है, तो उस वक्त इसका क्या मतलब होगा? उस वक्त मतलब होता है इसके करने के बाद. देखें, ये हमेशा ये स्ट्रक्चर यूज होता है जब हम टू एक्शंस के बारे में बात कर रहे होते हैं. सेंटेंस में टू एक्शंस के बारे में बात हो रही होती है और उसमें कहा जा रहा होता है कि जो पहला एक्शन है उसके होने के बाद ये सेकेंड एक्शन हुआ. अब आप कहेंगे इसके लिए तो हम आफ्टर भी यूज करते हैं. बिल्कुल करेक्ट है आपकी. देखिए, हर लैंग्वेज के अंदर ना एक ही बात को कहने के डिफरेंट अंदाज हो सकते हैं. हमारी उर्दू में भी तो होते हैं ना, हिंदी में भी होते हैं. ठीक है, तो इसी तरह से इंग्लिश में भी है. एक ही इस तरह के सेंस बोलने के लिए डिफरेंट स्टाइल्स जो है वो जुमलों के डिफरेंट तरीकों से जुमले जो है वो कंस्ट्रक्ट करके उनको बोला जाता है. अभी देखिए, जैसे एग्जांपल्स में है, जैसे पहला सेंटेंस है हैविंग फिनिश्ड हर होमवर्क मारिया वेंट आउट टू प्ले. ठीक है, एक बच्ची है, मारिया नाम है उसका. हैविंग फिनिश्ड हर होमवर्क, अपना होमवर्क कंप्लीट करने के बाद, खत्म करने के बाद, फिनिश करने के बाद, मारिया वेंट आउट टू प्ले, वो बाहर गई खेलने के लिए. ठीक है, अब यहाँ पर है ना के बाद आप यहाँ पर आफ्टर भी यूज कर सकते हैं. सेंस एक ही बनेगी. हमने चूंकि हैविंग को समझना है, क्योंकि अगर आपके सामने हैविंग के साथ सेंटेंस आ जाएगा तो आपको पता होना चाहिए कि अच्छा इसका भी यही मतलब है जो आफ्टर का मतलब होता है. जैसे कि आफ्टर फिनिशिंग हर होमवर्क, अपना होमवर्क खत्म करने के बाद, मारिया वेंट आउट टू प्ले, मारिया बाहर खेलने के लिए चली गई. ठीक है, अब एक चीज जहन में रखनी है, जब आप हैविंग का इस्तेमाल करेंगे तो उसके बाद जो वर्ब आएगा वो तो V3 आएगा. ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी. लेकिन अगर आप आफ्टर यूज करके बना रहे हैं सेंटेंस को, तो आफ्टर के बाद जो आप वर्ब यूज करेंगे उस वर्ब की ING फॉर्म यूज करेंगे. ठीक है, जिसको कि V4 भी बोला जाता है. ठीक है, तो ING उसमें ऐड होगा. बस ये डिफरेंस है दोनों के अंदर. जब अगर आपने आफ्टर यूज करना है या आपने हैविंग यूज करना है, सेंस सेम ही बनती है. जैसे सेकंड सेंटेंस है हैविंग वर्कड इन द कंपनी फॉर ओवर अ डेकेड ही डिसाइडेड टू रिटायर. ठीक है, एक कंपनी के अंदर ओवर अ डेकेड मतलब कि एक दहाई से ज्यादा, मतलब 10 साल से ज्यादा, एक दिहाई से ज्यादा या 10 साल से ज्यादा काम करने के बाद ही डिसाइडेड टू रिटायर, उसने फैसला किया कि अब वो रिटायर हो जाए. मतलब अब उसको रिटायरमेंट चाहिए, 10 साल से ज्यादा उसने जो है वो काम कर लिया है. अब इसी को अब आफ्टर के साथ भी बना सकते हैं, इसी सेंटेंस को सेम को. आफ्टर वर्किंग इन द कंपनी फॉर ओवर अ डेकेड मतलब कि एक दहाई से ज्यादा या 10 सालों से ज्यादा अरसा जो है वो कंपनी में काम करने के बाद ही डिसाइडेड टू रिटायर, उसने डिसाइड किया कि वो रिटायर कर जाएगा. इसी तरह से जैसे थर्ड सेंटेंस है हैविंग लिव्ड इन द सिटी फॉर ईयर्स, मतलब सालों साल जो है ना वो इस सिटी में रहने के बाद दे डिसाइडेड टू मूव टू द कंट्री साइड, उन्होंने डिसाइड किया, उन्होंने फैसला किया कि अब वो जो है ना किसी कंट्री साइड में, मतलब शहर के बाहर. कंट्री साइड हमेशा होता है शहर के बाहर को. ठीक है, गांव के लिए हम विलेज यूज करते हैं ना, इस तरह से शहर से बाहर जो थोड़े से इलाके होते हैं ना, जो थोड़ा गांव की तरह का होती है जिंदगी और थोड़ी शहर मतलब मिक्स्ड होती है, तो उसको कंट्री साइड का. कंट्री साइड जो है ना वो ज्यादातर यूरोप में या बाहर के कंट्रीज में, मुल्कों में ना इस्तेमाल होता है, वो विलेज कम यूज करते हैं. ठीक है, तो मतलब उसने कोशिश किया, उन्होंने फैसला किया कि वो अब जो है ना वो शहर के बाहर जाकर रहेंगे क्योंकि शहर के अंदर इतने साल रहे. अब इसी को हैविंग लिव्ड की जगह पे आफ्टर लिविंग इन द सिटी फॉर इयर्स भी कर लेंगे आप, तो सेंटेंस का मतलब बिल्कुल सेम है, बिल्कुल ठीक है. ठीक है, तो हैविंग और आफ्टर ये एक दूसरे के मतलब हैविंग का जो पहला हमने जो उसका यूज पढ़ा है वो यही है कि किसी एक्शन के होने के बाद, और वो आफ्टर से आप उसको रिलेट कर लीजिए कि जैसे हम सेंटेंसेस में आफ्टर यूज करते हैं वैसे ही हम सेंटेंसेस में हैविंग को भी यूज कर सकते हैं. फर्क सिर्फ इतना है कि हैविंग के बाद V3 लगेगा और आफ्टर के बाद V4 लगेगा, जिसको ING फॉर्म कहा जाता है वर्ब की. बस इतना फर्क है. ठीक है, अब देखिए जी इसका सेकंड जो यूज है वो हम पढ़ लेते हैं. वो है हैविंग टू. जब हैविंग के साथ आप टू जो प्रपोजिशन है इसका इस्तेमाल
इस्तेमाल देखेंगे तब क्या मतलब बनता है, तब मतलब बनता है ऑब्लिगेशन और नेसेसिटी। ठीक है, जब आपको मतलब आप किसी सेंटेंस में ये कहना चाह रहे हैं कि मुझे ये काम करना पड़ रहा है, जब ये काम करना पड़ रहा है, उसको ये काम करना पड़ रहा है या पड़ रहा था। ठीक है, तो या पढ़ा, इस तरह के जो हमने सेंटेंसेस बनाने होते हैं वहां पर हैविंग के साथ टू इस्तेमाल होता है। अब इसमें एक और भी है, हैव टू का भी इस्तेमाल होता है। हैव टू जो भी है, मतलब ये भी हमने हैविंग कर रहे हैं ना, हैविंग प्लस टू, हैव टू का भी यही मतलब है, आई हैव टू वर्क, मुझे काम करना पड़ा। ठीक है, मतलब मुझे काम करना पड़ता है। ठीक है, उसका भी यही मतलब है। डिफरेंस क्या है, मैं अभी आपको सेंटेंसेस में देखती हूँ। जैसे कि पहला सेंटेंस है, आई एम हैविंग टू फिनिश दिस रिपोर्ट बाय द एंड ऑफ द डे। ठीक है, आई एम हैविंग टू फिनिश दिस रिपोर्ट बाय द एंड ऑफ द डे का मतलब ये है कि मुझे ये जो रिपोर्ट है, ये आज का दिन जो है ना वो खत्म होने तक ना, मतलब दिन जब तक जो जो भी वर्किंग आवर्स हैं किसी भी कंपनी के अंदर, मुझे उससे पहले पहले ये रिपोर्ट फिनिश करनी है। ठीक है, मुझे करनी पड़ रही है। अब इसी सेंटेंस को हैव टू के साथ बनाया है, आई हैव टू फिनिश दिस रिपोर्ट बाय द एंड ऑफ द डे। उसका भी यही सेंस निकलता है कि ऑब्लिगेशन, कि मेरे ऊपर ये नेसेसिटी है, मेरे ऊपर ये ऑब्लिगेशन है एक किस्म की, कि मुझे ये रिपोर्ट आज दिन खत्म होने से पहले पहले खत्म करनी है, कंप्लीट करनी है, फिनिश करनी है। ठीक है, अब दोनों सेंटेंसेस में डिफरेंस क्या है, हैविंग टू या हैव टू का। हैविंग टू में आता है कि जब आपके पास जो ऑब्लिगेशन है ना वो एक्सटर्नल है, कोई आपके ऊपर एक्सटर्नल कोई बैरूनी दबाव है जिसकी वजह से आपको ये करना पड़ रहा है ये काम। ठीक है, और हैव टू का मतलब ये होता है कि जो ऑब्लिगेशन या जो नेसेसिटी है वो आप खुद अपने ऊपर मुसल्लत करें, आपको खुद को लग रहा है कि आपको ये करना चाहिए, ये कर लेना चाहिए, आज आपको करना ही करना है। ठीक है, इस सेंस में ना बस इतना डिफरेंस आता है। हैविंग टू का मतलब यह हो सकता है कि आपके बॉस का प्रेशर है आपके ऊपर कि आज के आज ये रिपोर्ट खत्म करनी है, अदरवाइज तुम्हारा आज डे ऑफ नहीं होगा। ठीक है, तुम रिपोर्ट खत्म करोगे तो ही तुम घर जा सकते हो। तो आप कह सकते हैं, आप अपने दोस्त से या अपनी वाइफ से घर में बात कर रहे हैं और उसे कह रहे हैं कि आई एम हैविंग टू फिनिश दिस रिपोर्ट बाय द एंड ऑफ द डे, कि मुझे आज दिन ये खत्म जो ना आज ये रिपोर्ट खत्म करनी पड़ रही है, मतलब मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है क्योंकि मेरे पास मेरे बॉस का प्रेशर है। ये एक्सटर्नल प्रेशर की बात हो रही है। जब आप ये कहते हैं आई हैव टू फिनिश दिस रिपोर्ट, अब आपको ये लग रहा है कि नहीं, ये आज के आज आपको कर लेनी चाहिए क्योंकि कल आपके पास और बहुत से काम है। अब जो प्रेशर आप जो डाल रहे हैं, ऑब्लिगेशन है, ये आप खुद उसके ऊपर अपनी ऑब्लिगेशन अप्लाई कर रहे हैं। आप खुद, आपके पास कोई एक्सटर्नल जो है ना वो प्रेशर नहीं है। बस इतना डिफरेंस है दोनों के अंदर। जैसे कि हम सेकंड एग्जांपल देखते हैं, वी आर हैविंग टू सेव मनी फॉर अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस, मतलब कि हमें ना मनी जो ना सेव करनी पड़ रही है अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस के लिए। ठीक है, कि ऐसे एक्सपेंसेस आ जाते हैं जिसकी वजह से, अब ये एक्सटर्नल, जब आपने कहना ना कि एक्सटर्नल प्रेशर है कि भाई हमारे साथ ना ये हो रहा है कि कोई ना कोई अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस आ जाते हैं और हमें ये जो मनी है ना उसके लिए सेव करना ही पड़ती है क्योंकि हमारी लाइफ इस तरह से चल रही है। अब जो ना ये एक एक्सटर्नल आप प्रेशर की बात करें, जब आप कहेंगे वी हैव टू सेव मनी फॉर अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस, हमें मतलब ये जो ना अनएक्सपेक्टेड जो गैर जरूरी किस्म के जिनको कि आपने सोचा नहीं होता, प्लान नहीं किया होता, उस तरह के अखराजात जो आ जाते हैं उनको अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस कहा जाता है। तो उनके लिए हमें ये मनी सेव करनी है, हमें करनी पड़ती है। करनी है का मतलब ये हुआ, अब जो हैव टू के साथ आपने इस्तेमाल किया है तो इसका मतलब है कि आप खुद से सोच रहे हैं कि कभी हो सकता है कि अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस आ जाए तो हम साइड पे मनी रखें। ठीक है, बस इतनी सी हल्का सा एक सटल सा जो ना इसमें सेंस जो है वो डिफरेंस आ जाती है जब आप हैविंग टू इस्तेमाल करते हैं और जब आप हैव टू इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास वो है जी हैविंग कॉजेशन। कॉजेशन जो है ना इसको समझ लीजिए, इसका मतलब होता है कि जब आप किसी सेंटेंस के अंदर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप की ना बात कर रहे होते हैं। क्या मतलब है उसका, मतलब उसका ये है कि जब आप ये कह रहे होते हैं कि एक चीज जो है ना वो दूसरी चीज के ऊपर उसका रिजल्ट निकल रहा है दूसरी चीज की फॉर्म में। सेंटेंसेस में आपको समझ में आएगी, जैसे कि स्मोकिंग इज नॉन, स्मोकिंग जो है ना वो जो जो मतलब तंबाकू नोशी है, स्मोकिंग इज नोन फॉर हैविंग नेगेटिव इफेक्ट्स ऑन हेल्थ। ठीक है, कि स्मोकिंग जो है वो ये जानी जाती है फॉर हैविंग, मतलब वो ये असर डालती है, कॉज एंड इफेक्ट है ना। अब कॉज क्या है, वो तंबाकू नोशी है, स्मोकिंग है। इज नोन फॉर हैविंग मतलब वो ये जानी जाती है कि वो ये डालती है नेगेटिव इफेक्ट्स ऑन हेल्थ, मतलब उसका रिजल्ट निकलता है नेगेटिव इफेक्ट्स है, उसका जो इफेक्ट आता है वो ये है कि नेगेटिव जो है ना आपकी हेल्थ के ऊपर बुरे असरात आते हैं। ठीक है, तो इस तरह के सेंटेंसेस में भी आपको हैविंग पढ़ने में मिलेगा, जैसे कि
pollution is notorious for having damaging effects on the environment, कि जो pollution है वो इस चीज के लिए बदनाम है, notorious का मतलब होता है बदनाम है, वो इस चीज के लिए pollution इस चीज के लिए बदनाम है for having damaging effects, कि वो damaging effects डालती है, ठीक है, उसका बुरा असर पड़ता है हमारी एनवायरनमेंट के ऊपर, हम बड़ा नुकसानदेह असर पड़ता है हमारी एनवायरनमेंट के ऊपर। इसी तरह से जैसे आप थर्ड सेंटेंस देखें, एक्सेसिव स्ट्रेस, एक्सेसिव स्ट्रेस का मतलब ये होता है बहुत ज्यादा तनाव, जब आप बहुत ज्यादा जो है ना जरूरत से ज्यादा कोई इंसान अगर स्ट्रेस ले रहा है, किसी भी चीज का स्ट्रेस हो सकता है, काम का स्ट्रेस हो सकता है, तो जरूरत से ज्यादा अगर वो स्ट्रेस ले रहा है, इज नोटोरियस, वो बदनाम है फॉर हैविंग एडवर्स इम्पैक्ट्स ऑन मेंटल वेल बीइंग, कि वो मतलब बदनाम है डालने के लिए, हैविंग का यहाँ पे सेंस आ रहा है कि एक चीज जो है ना वो इफेक्ट कर रही है सेकंड चीज को, उसका रिजल्ट निकल रहा है सेकंड चीज, कि वो डालती है बहुत ही बुरा असर हमारी जो मेंटल वेल बीइंग है, हमारी जो जहनी जो सेहत है उसके ऊपर बहुत बुरा जो है वो स्ट्रेस जो है वो असर डालता है, ठीक है। और ये सिर्फ जहनी के लिए, जहनी जो है उस बीमारी असर नहीं डालता है हेल्थ के ऊपर, ये हमारी स्ट्रेस जो है हमारी फिजिकल हेल्थ के ऊपर भी असर डालता है, बहुत से लोगों को स्ट्रेस की वजह से स्टमक प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं, ठीक है। तो ये दोनों तरह से स्ट्रेस जो है वो आपकी बॉडी पे असरअंदाज होता है। अच्छा जी, ये असरअंदाज होने, कॉजेशन जो है ना, ये असरअंदाज होने के सेंस में भी हैविंग जो है हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया जी इसका थर्ड। अब नेक्स्ट फोर्थ है जी एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस के लिए भी, तजर्बे के लिए भी, आपने कुछ एक्सपीरियंस किया, आपने कोई इमोशंस फील किए, आपकी कोई स्टेट है, आपने कुछ कहीं पर गए, कुछ एक्सपीरियंस किया, जैसे हम कहते हैं ना आई एम हैविंग फन, ये क्या है, फन एक्सपीरियंस किया जा रहा है। आई हैड फन विद माई फ्रेंड्स यस्टरडे, मैंने कल जो है वो मतलब अपने दोस्तों के साथ फन किया, एंजॉय किया, तो वो एंजॉयमेंट क्या है, वो हैविंग फन क्या है, वो एक्सपीरियंस है, ठीक है, आप एक्सपीरियंस बता रहे हैं। जैसे कि आई relish हैविंग moments ऑफ सॉलिट्यूड टू रिचार्ज माई एनर्जी, ठीक है, आई relish का मतलब ये होता है मैं इंजॉय करता हूँ, ठीक है, आई relish हैविंग, मतलब हैविंग का मतलब है अब आप एक्सपीरियंस करना, मैं इस चीज को एक्सपीरियंस करना जो है ना वो एंजॉय करता हूँ, क्या एक्सपीरियंस करना, मोमेंट्स ऑफ सॉलिट्यूड, सॉलिट्यूड कहते हैं तन्हाई के लम्हात, ठीक है, सॉलिट्यूड तन्हाई को कहते हैं, कि मैं जो हूँ ये तन्हाई के लम्हात को एक्सपीरियंस करना जो है ना वो relish करता हूँ, एंजॉय करता हूँ, टू रिचार्ज माई एनर्जी, ताकि मैं अपनी एनर्जी को रिचार्ज कर सकूँ, ठीक है। कुछ लोगों की पर्सनैलिटीज होती है, आई एम ऑल्सो वन ऑफ देम, कि जिनको दिन में जो है वो कुछ मोमेंट्स जो है कुछ घंटे जो है वो तन्हाई के चाहिए होते हैं ताकि वो अपनी एनर्जी को रिचार्ज कर सके, ठीक है, वो दोबारा से जो है वो रिचार्ज हो सके। अच्छा, जैसे कि सेकंड सेंटेंस है, आई एम थैंकफुल फॉर हैविंग द चांस टू वर्क विद टैलेंटेड एंड इंस्पायरिंग कोलीग्स, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखें ना अक्सर जो थैंक्स स्पीच दी जाती है उसमें भी अक्सर जो है वो लोग इस तरह की बात करते हैं, आई एम थैंकफुल, मैं शुक्रगुजार हूँ, फॉर हैविंग द चांस, कि मुझे ये चांस मिला ये एक्सपीरियंस करने के लिए, टू वर्क विद टैलेंटेड एंड इंस्पायरिंग कोलीग्स, कि मैंने इतने टैलेंटेड और इंस्पायरिंग किस्म के जो कोलीग्स हैं मेरे, उनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला, और मैंने वो अपना एक्सपीरियंस जो है ना वो उसमें यहाँ पर मतलब बयान कर रहा है कि मैं इसके लिए थैंकफुल हूँ फॉर हैविंग द चांस, कि मुझे ये चांस मिला कि मैं इसको एक्सपीरियंस कर सकूं, ठीक है। इसी तरह जैसे कि ही रिग्रेट्स हैविंग ट्रस्टेड द रॉन्ग पर्सन विद सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, कि वो रिग्रेट कर रहा है कि किस चीज को, कि उसने जो ना रॉन्ग पर्सन के ऊपर ट्रस्ट किया, ठीक है। यहाँ पर भी एक एक्सपीरियंस की बात हो रही है कि उसने ये एक्सपीरियंस किया कि उसने एक गलत इंसान के ऊपर जब ट्रस्ट किया और उसकी वजह से उसको आज रिग्रेट हो रहा है, तो उसने जो ना गलत इंसान के ऊपर ट्रस्ट किया, उसके साथ उस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन शेयर कर दी, जिसकी वजह से जो है वो उसको प्रॉब्लम्स हो रही है, ठीक है। तो इस सेंस में भी जहाँ पर आप अपने इमोशंस को बता रहे होते हैं, कि जैसे रिग्रेट जो है वो रिग्रेट्स हैविंग, जहाँ पर आप अपना इमोशन बता रहे हैं कि आपको जो ना वो रिग्रेट हो रहा है, कहीं पर आप अपनी स्टेट का एक्सपीरियंस बता रहे हैं, कहीं पर इमोशन का एक्सपीरियंस बता रहे हैं, कहीं पर अपनी जॉय का एक्सपीरियंस बता रहे हैं, कहीं पर आप कहीं जाने का एक्सपीरियंस बता रहे हैं, हैविंग ट्रेवल, ठीक है। इस तरह के सेंटेंसेस जो होते हैं वहां पर एक्सपीरियंस के लिए उस सेंस में भी हैविंग इस्तेमाल होता है। अब नेक्स्ट हमारे पास है वो है जी हैविंग और पोजेशन, पोजेशन के लिए भी इस्तेमाल होता है। अच्छा, उसके लिए हम जस्ट हैव इस्तेमाल करते हैं, कुछ सेंटेंसेस में आप जस्ट हैव इस्तेमाल नहीं कर सकते, वहां पर हैविंग इस्तेमाल होता है पोजेशन के लिए। जैसे कि यूज्ड टू भी देख लें, आई एम हैविंग अ स्मार्टफोन,
अब पहला सेंटेंस जो है, मेरे पास स्मार्टफोन है। अब इसको आप नॉर्मल लोग बोलेंगे और बिल्कुल करेक्ट है वो, इसका ऑल्टरनेटिव सेंटेंस है आई हैव अ स्मार्टफोन, मेरे पास स्मार्टफोन है, ठीक है। उसके लिए ज्यादातर लोग जो बोला जाता है स्पोकन इंग्लिश में वो यही बोला जाता है आई हैव अ स्मार्टफोन, लेकिन आई एम हैविंग अ स्मार्टफोन भी ग्रामेटिकली करेक्ट है, ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं है। तो पोजेशन के लिए भी जो है वो हैविंग इस्तेमाल होता है। लेकिन अब सेकंड सेंटेंस को देख लें, आई डोंट माइंड हैविंग अ पेट, मतलब मुझे एक पेट घर में रखना बुरा नहीं लगता है, ठीक है। अब यहाँ पर भी पोजेशन की बात हो रही है, लेकिन चूंकि अब डोंट माइंड यूज कर लिया ना, तो उसके साथ हैव नहीं आएगा, यहाँ पर आपको हैविंग ही इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। तो कुछ सेंटेंसेस है जहां पर आप पोजेशन बताते हुए जस्ट हैव जो है इस्तेमाल करें, हैज हैव करें, तो वो भी ठीक है, उसका उसी तरह से इस्तेमाल होता है। लेकिन कुछ जगहों पर आप हैविंग भी बोल देते हैं, और कुछ सेंटेंसेस ऐसे हैं जहां पर हैविंग मस्ट है, उसको आप हैव के साथ रिप्लेस ही नहीं कर सकते हैं। जैसे थर्ड है, पीपल वैल्यू हैविंग बिग हाउस एंड कार, कि लोग जो है ना इस चीज को वैल्यू करते हैं कि उनके पास बड़ा घर हो। अब ये पोजेशन की यहाँ पर भी बात है, और कार हो कि उनके पास गाड़ी हो, वो इस चीज को अहमियत देते हैं कि उनकी जिंदगी में जो ना मोस्ट वैल्यूएबल चीज क्या है, कि दैट दे आर हैविंग बिग हाउस, कि उनके पास बड़ा घर है एंड कार है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप हैव नहीं यूज कर सकते, यहाँ पर भी जो करेक्ट सेंटेंस है वो हैविंग से बनेगा, ठीक है। तो कुछ जगहों पर हैव और हैविंग जो है वो इंटरचेंजेबल है, आप उनको रिप्लेस कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। कुछ सेंटेंसेस है वहां पर सिर्फ हैविंग यूज होगा, हैव नहीं यूज होगा, ठीक है, जैसे कि ये सेकंड और थर्ड सेंटेंस है, ठीक है जी। अच्छा जी, अब नेक्स्ट हमारे पास वो है जी फूड और ड्रिंक्स के लिए। जब आप कोई चीज खा रहे हैं, आप कोई चीज पी रहे हैं, ये तो मोस्ट कॉमन यूज है, जो मेरे ख्याल में आप में से बहुत से लोगों को, बल्कि हो सकता है सबको ही पता हो। ईट और जो ना ड्रिंक की जगह पर हैव भी इस्तेमाल हो जाता है। जैसे आई लव हैविंग ब्रेकफास्ट इन द गार्डन, मुझे जो है ना वो अच्छा लगता है कि मैं ब्रेकफास्ट जो है वो अपने गार्डन में करूं। आई एम हैविंग ब्रेकफास्ट, मैं इस वक्त अपना ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ, मतलब अपना नाश्ता कर रहा हूँ। आई एम ईटिंग ब्रेकफास्ट, मैं अपना नाश्ता कर रहा हूँ, ठीक है। तो ईट और हैव जो हैविंग है, दोनों जो है वो एक दूसरे की जगह पर इस्तेमाल हो सकते हैं। और आई लव हैविंग ब्रेकफास्ट इन द गार्डन, आई लव टू ईट माई ब्रेकफास्ट इन द गार्डन, मुझे अच्छा लगता है कि मैं अपना ब्रेकफास्ट जो है वो गार्डन में करूँ, ठीक है। हैविंग अ ग्लास ऑफ वार्म मिल्क बिफोर बेड कैन बी रिलैक्सिंग, कि आप जो है ना वो सोने से पहले, बिफोर बिफोर बेड का मतलब होता है सोने से पहले, ठीक है, ये मतलब ये इसी तरह से इस्तेमाल होता है। तो सोने से पहले जो है अगर आप जो है वो गर्म दूध जो है, नीम गर्म दूध जो है, उसको अगर आप पियेंगे तो वो काफी रिलैक्सिंग होता है, बहुत से लोगों के लिए ये होता है, ठीक है। तो हैविंग का मतलब यहाँ पे हैविंग अ ग्लास ऑफ वार्म मिल्क यहाँ पर ड्रिंक के मीनिंग में आ रहा है। जैसे कि आर यू इंटरेस्टेड इन हैविंग सम पिज्जा फॉर डिनर, कि क्या आप इस बात में इंटरेस्टेड है, क्या आप मतलब ये खाना चाहेंगे डिनर में पिज्जा, ठीक है। नहीं खाते, मैं भी नहीं खाती, मुझे भी नहीं पसंद डिनर में पिज्जा, लेकिन अब किसी से पूछा जा रहा है कि क्या आप खाना चाहेंगे डिनर में पिज्जा, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास है भाई जी हैविंग सेड दैट, इसको मैंने इंक्लूड किया है क्योंकि ये एक ट्रांजिशनल एक्सप्रेशन है, और ये यूज होता है, बड़ी कॉमनली यूज होती है, आपने इसको बहुत से लोगों को यूज करते हुए सुना कि इसमें भी जो कि हैविंग जो है वो इस्तेमाल होता है। मैं इसको भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। हैविंग सेड दैट जो है ये एक्सप्रेशन यूज होता है जब हमने ना कहना होता है दो दो सेंटेंसेस, दो बातों को कहना है जो एक दूसरे के साथ कंट्रास्ट में है, एक दूसरे के साथ ऑपोजिट है, कंट्रास्ट में है, उन बातों को जब हम कहना होता है ना, तो तब हम हैविंग सेड दैट जो है एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करते हैं। इसको मैं आपको एक थोड़ी सी और एक्सप्लेनेशन दे दूं। आप जहां पर भी हैविंग सेड दैट को पढ़ेंगे तो वहां पर यही लिखा होगा कि भाई ये तो ट्रांजिशनल एक्सप्रेशन है और ये कंट्रास्ट के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन आपको पता है स्पोकन इंग्लिश में हैविंग सेड दैट हम कब बोलते हैं? जब हमने किसी इंसान की बुराई करनी होती है ना, उसको उसकी कोई गलती बतानी होती है, तो पहले उसकी तारीफ करके ना, उसके बाद हैविंग सेड दैट इस्तेमाल करके तो फिर आगे उसकी बदतरीफी कर दी जाती है। स्पोकन इंग्लिश में ज्यादातर ऐसे इस्तेमाल होता है। इसको थोड़ा सा ना इस तरह से आप समझ लीजिए कि इट्स अ पोलाइट वे ऑफ कन्वेइंग समथिंग नेगेटिव, ठीक है। कोई बात नेगेटिव कहनी है ना, तो वहां पर इस एक्सप्रेशन को इस्तेमाल किया जाता है थोड़ा सा ना चीजों को पोलाइट करने के लिए। तो जाहिर ही बात है कि जब आपने कुछ नेगेटिव कहना है, उससे पहले आप कुछ पॉजिटिव बोले, फिर हैविंग सेड दैट बोले, और फिर वो नेगेटिव बोले, तो दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव का कंट्रास्ट ही है ना जो आप एक सेंटेंस में बना रहे हैं। मैं आपको सिर्फ इतना बता रही हूँ कि हर जगह पर आप कंट्रास्ट में हैविंग सेड दैट मतलब स्पोकन इंग्लिश में नहीं इस्तेमाल होता है। ज्यादातर सिचुएशन बता रही हूँ कि किन सिचुएशंस में इस्तेमाल होता है, कि जहां पर इंसान थोड़ा पोलाइट होने की कोशिश कर रहा है और
थोड़ी नेगेटिव बात कहनी है तो उससे पहले पॉजिटिव बात कह लो, ताकि वो नेगेटिव दूसरे इंसान को हजम हो जाए, ठीक है। सेंटेंसेस देखते हैं, जैसे कि आई अप्रिशिएट योर हार्ड वर्क बट हैविंग सेड दैट यू मेड मैनी मिस्टेक्स। अब जाहिर बात है कि आपकी कोई कुलीग है, कोई सबॉर्डिनेट है, उसने बड़ी मेहनत की है किसी काम के ऊपर, आपने उसको कोई काम दिया। अब मेहनत तो उसने बहुत की है लेकिन उसने गलतियां भी बहुत सारी की हैं। अब आपको लगता है कि मैं अगर उसको ये कहूंगा या कहूंगी कि भाई तुमने इसमें तो बहुत सारी मिस्टेक्स हैं, तो वो डिस्करेज हो जाएगा या उसको बुरा लग जाएगा, मतलब उसकी दिल आजारी हो गई। तो वहां पर जो है ना, आप थोड़ा सा उसको अप्रिशिएट कर दें पहले, ठीक है। अप्रिशिएट करने के बाद कह दें कि भाई तुमने मिस्टेक्स भी की है। तो इस अंदाज से इसको कहा जाता है। अब देखिए कंट्रास्ट ही है ना, कि पहले आप उसकी तारीफ कर रहे हैं और फिर आप उसकी उसकी गलतियां बता रहे हैं। तो कंट्रास्ट ही है इसमें भी, ठीक है ना, कि आई अप्रिशिएट योर हार्ड वर्क में तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि तुमने बड़ी मेहनत की है, लेकिन ये कहने के बाद मैं ये कहना चाहता हूँ या चाहती हूँ कि तुमने गलतियां भी बहुत की हैं। तो ये है इसकी एक्चुअल सेंस। जैसे कि द रेस्टोरेंट हैज अ फैंटास्टिक मेन्यू, कि जो रेस्टोरेंट है ना, उसका मेन्यू तो बहुत ही अच्छा है। हैविंग सेड दैट, ये कहने के बाद द सर्विस कुड बी इम्प्रूव्ड, लेकिन उनकी सर्विस जो है ना, उसमें इम्प्रूवमेंट हो सकती है, वो ज्यादा बेहतर हो सकती है, ठीक है। अब इसमें ये भी कह सकते हैं आप कि किसी रेस्टोरेंट में आप गए हैं, वहां भी आपको फूड तो बहुत अच्छा लगा, मेन्यू तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन आपको स्टाफ बड़ा रूड लगा है। अब आपने ये दोनों बातें कहनी है, तो वहां वो भी इस अंदाज में कही जा सकती है कि द रेस्टोरेंट हैज अ फैंटास्टिक मेन्यू या फैंटास्टिक फूड, कि रेस्टोरेंट का मेन्यू या फूड जो है वो तो फैंटास्टिक है, बहुत ही टेस्टी था। हैविंग सेड दैट, ये कहने के बाद लेकिन उनका दे स्टाफ वाज रूड, उनका स्टाफ जो था ना वो बहुत ही रूड था, ठीक है। अगर आपने उनके मैनेजर को जाके कहना हो तो आप कह सकते हैं कि योर रेस्टोरेंट हैज अ फैंटास्टिक फूड, आपका रेस्टोरेंट जो है इसमें फूड बहुत ही अच्छा है। हैविंग सेड दैट, आपका स्टाफ जो है ना, योर स्टाफ इज रूड, आपका स्टाफ जो है ना वो थोड़ा रूड है, ठीक है। तो इस तरह की जगहों पे आप इस तरह हैविंग सेड दैट जो है इस्तेमाल करते हैं। तो ओके जी फ्रेंड्स, लेसन खत्म होता है। आई होप कि इंटरेस्टिंग था आपको आज के बाद हैविंग, आई होप कि कंफ्यूज नहीं करेगा, आपको समझ में आएगा कि डिफरेंट मीनिंग्स में इस्तेमाल होता है, इसके डिफरेंट यूजेस हैं। तो इसको मेरे ख्याल में आज क्लियर हो गया होंगे, और इंशाल्लाह इसको आप अपनी स्पोकन इंग्लिश में इस्तेमाल कीजिए ना। ऐसी अल्लाह हाफिज।